तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम लर्न एंड अर्न के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। हम एक नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज का हमारा जो कोर्स है वो है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स का। तो दोस्तों मैंने पहले कह लेते हैं सी प्लस प्लस की वीडियोस के बनाई, हमने सी की वीडियोस क्रिएट की, सी का कोर्स क्रिएट किया। तो काफ़ी भाइयों की रिक्वेस्ट थी कि आप इसको साथ साथ डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम का कोर्स भी क्रिएट करें। तो उन भाइयों की रिक्वेस्ट पे मैंने अपना डेटा स्ट्रक्चर्स का और एंड एल्गोरिथम का कोर्स क्रिएट कर रहा हूँ। और इस कोर्स में हम क्या देखेंगे, इस कोर्स में हम देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं और एल्गोरिथम्स क्या होते हैं, लिंक्स किसको हम किस तरह, लिस्ट को हम किस तरह यूज़ करते हैं, बाइनरी ट्रीज को किस तरह यूज़ करते हैं, सॉर्टिंग अरेज। गर्ज जे के डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड हम मुख्तलिफ चीज़ों को देखेंगे हम इसमें। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, तो ये हमारे आज की इस कोर्स का जो टॉपिक है, ये हमारा आज का कोर्स है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। हम इसको डिस्कस करेंगे। तो हम डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, ये बेसिकली आपका एक प्लेसमेंट कोर्स भी आप इसको कह सकते हैं कि लाइक अगर आप अगर कहीं पे जॉब वगैरह करना चाह रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, तो ये तब भी आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा क्योंकि इंटरव्यू वगैरह में इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जब हम डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की मैं बात कर रहा हूँ तो काफ़ी लोगों भाइयों की मेरी ये सवाल आया था कि जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम है ये कौन सी लैंग्वेज में हम करेंगे, जो बिगनर्स हैं। तो वो कहते हैं कि आप इसको कौन सी लैंग्वेज में करवाएंगे। आप इसको आइदर करवा रहे हैं सी प्लस प्लस में, या इस कोर्स में हम जिसको बात करेंगे सी को, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम बेसिकली है क्या, कि अगर हम बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, आइदर इट इज़ अ एंटायरली अ न्यू लैंग्वेज, एक ये डिफरेंट एक न्यू लैंग्वेज है से कंप्यूटर की, जिस तरह हमने सी प्लस प्लस पढ़ी थी, सी पढ़ी थी, या ये क्या चीज़ है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। तो बेसिकली ये कोई न्यू लैंग्वेज नहीं है, ये एक टेक्निक्स है। ये आपका मेथड्स हैं कि किस तरह आप अपने डाटा को मैनेज करते हैं। कि आपने फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि आपने लैंग्वेजेस के सिंटैक्स क्या होते हैं, लैंग्वेजेस को किस तरह राइट करते हैं, ये तो आपने सीख लिया। लेकिन अब उस लैंग्वेज में अपने डेटा को किस वे से हमने स्टोर करना है, किस तरीके से हम उसको स्टोर करेंगे, और उसको कौन प्रोग्राम लिख रहे हैं हम, उसके लिए कौन कौन सा लॉजिक क्रिएट करेंगे, ये हमारा डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम में होता है। तो अब जहाँ तक बात रही लैंग्वेज कौन सी यूज़ होगी, तो कुछ लोग कहते हैं कि अगर इसमें आइदर इसमें पाइथन हम यूज़ करेंगे या जावास्क्रिप्ट यूज़ करेंगे, तो हम क्या चीज़ यूज़ करेंगे अपनी डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम में, या फिर हम इसमें जावा यूज़ कर लेंगे, क्या यूज़ करेंगे। तो अगर मैं उनकी इस बात का जवाब दूं तो बेसिकली जो हमारी जो लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं वो हम यूज़ करेंगे इस कोर्स में। मैं जो यूज़ करूँगा वो मैं यूज़ करूँगा सी प्लस प्लस। एक तो मैं उनमें से सी प्लस प्लस यूज़ करूँगा, और सी प्लस प्लस के साथ मैं इसमें सी लैंग्वेज को यूज़ करूँगा। अब इसमें लाजमी नहीं है ये, जैसे कि हमने बात की कि डेटा स्ट्रक्चर एंड होता है बेसिकली क्या है, कि डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाता है। कि अगर मैं आपको डेटा स्ट्रक्चर की एक डेफिनेशन बताऊँ, ये हमारे पास होता है वे टू अरेंज डेटा। ये सिंपल आपकी डेटा स्ट्रक्चर की एक डेफिनेशन है, जिससे आपको समझ आ सके कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। कि एक ऐसा तरीका होता है जिससे आप अपने डेटा को अरेंज कर सकें। कि जैसे अब आप हम एक चीज़ देखते हैं कि आप एक कमरे में एंटर होते हैं, आपका अपना घर का बेडरूम ही क्यों नहीं है, कि उसमें जगह जगह आपके कपड़े बिखरे हुए हैं, जगह जगह आपके कपड़े हैं, और उन कपड़ों के साथ साथ जूते पड़े हुए हैं, गंद पड़ा हुआ है, और आपको वो सारा अपना कमरा ना बरा बरा लगेगा, मेसी लगेगा। अब उस मेसी चीज़ में कि जगह जगह आपके कपड़े बिखरे बिखरे हुए हैं, और जगह जगह आपके जूते, आपकी किताबें, आपकी चीज़ें बिखरी हुई हैं, उसमें से आपने किसी चीज़ को ढूंढना है।
तो ये आपका टाइम कंज्यूम करेगा, आपको टाइम कंज्यूम करना पड़ेगा, आपको बारी बारी चीज़ों को उठा के देखना पड़ेगा, हाँ जी मेरी चीज़ इधर पड़ी हुई है, नहीं मेरी चीज़ इधर पड़ी हुई है, नहीं इधर नहीं पड़ी। लेकिन क्या होगा कि अगर आप बेडरूम में एंटर हो रहे हैं, आपकी हर चीज़ एक जगह पे अरेंज पड़ी हुई है, आपकी किताबें हैं वो बुक शेल्फ में पड़ी हुई हैं, आपके कपड़े हैं वो आपके अलमारी में पड़े हुए हैं, जूते भी आपके एक जगह सेट पड़े हुए हैं, सारा कुछ आपका सेट है। तो अब अगर आपको कपड़े चाहिए तो आप अपनी डायरेक्ट अलमारी खोलेंगे और कपड़े निकाल लेंगे, आपको बेड के नीचे देखना, बेड के ऊपर देखना, इधर उधर ढूंढ के कपड़े ढूंढने नहीं पड़ेंगे। तो इसी तरह हमारी लैंग्वेजेस में होता है, कंप्यूटर की लैंग्वेज में भी होता है कि आपका जो डाटा है वो जितना ज़्यादा अरेंज होकर पड़ा होगा उतना हमारे लिए अच्छा होगा उस डाटा को यूटिलाइज करना, उस डाटा पे काम करना। हमने ये तो अपना अभी तक देख लिया कि सी प्लस प्लस क्या है, सी प्लस प्लस किस तरह काम करती है। तो अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे उसमें कि हम अपने डाटा को किस तरह अरेंज करेंगे। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा था, डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाता है। वेट टू यूज efficiently कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, तो हम अपने कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हैं, बेशक वो किसी भी लैंग्वेज में है, तो आपने अपने डाटा को अरेंज करके रखना है ताकि वो आप जब भी मेन मेमोरी में से आपको उस डाटा में से मेन मेमोरी कोई चीज़ मांगे तो आप उसको एफिशिएंटली आपकी मेमोरी एक्सेस कर ले, उसको टाइम ना ढूंढना लगाना, कंज्यूम करना पड़े, उसे ये ना देखना पड़े यार ये चीज़ किधर पड़ी हुई है किधर नहीं पड़ी हुई। उसको बताओ कि अच्छा ये मेरा डाटा अरेंज पड़ा हुआ है, इसमें ये वाली अरे इधर पड़ी हुई है, ये वाली लिंक इधर है, ये वाली लिस्ट इधर है। तो अब हमारी डेटा स्ट्रक्चर्स में हमारे पास जो जो एग्जांपल्स आ जाते हैं वो हमारे बाइनरी ट्रीज आ जाते हैं। बाइनरी ट्रीज आ गए, हमारी अरेज आ गई, लिस्ट आ गई, और अरेज। तो ये हमारे कुछ डेटा को अरेंज करने के मेथड हैं कि हम इस तरीके से अपने डेटा को अरेंज कर सकते हैं। अब दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं एल्गोरिथम की, तो हमारा एल्गोरिथम क्या होता है, तो एल्गोरिथम को भी हम देख लेते हैं। जहां हमने डेटा स्ट्रक्चर की बात की है वहां हम एल्गोरिथम को भी देख लेते हैं। अब एल्गोरिथम आपका होता है लॉजिक, कि मैंने कोई काम करना है, मैं वो काम कैसे कर रहा हूँ। कि अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल जो डेफिनेशन समझाऊं कि कुछ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं आपके, कि अब अगर आप खाना बनाना चाह रहे हैं, या अगर हम कहें कि आप कुछ कह लें कि आप चाय बनाना चाह रहे हैं। अब चाय की अगर एग्जांपल ले लें, तो आपने चाय बनानी है, तो आपकी अम्मी आपको कहती हैं कि जाएं आप ना अपनी अम्मी के लिए चाय बना के लाएं। तो आप क्या करेंगे, आप सोचेंगे अच्छा चाय बनानी है, चाय बनाने के लिए मुझे चाहिए होगी पत्ती, चीनी, चीनी के साथ साथ दूध की ज़रूरत होगी, और बर्तन होगा। तो आप अपने दिमाग में कुछ स्टेप्स क्रिएट कर रहे हैं कि पहले मैं इस तरह बर्तन रखूंगा आग में, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा। आपने एक स्टेप्स क्रिएट किए, वन बाय वन आपने स्टेप्स क्रिएट किए। इसी तरह जब भी हम कोई प्रोग्राम क्रिएट कर रहे होते हैं तो हम सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स क्रिएट करते हैं, हम एक लॉजिक क्रिएट कर रहे होते हैं। जो आपका लॉजिक होता है ना कि आपने ये काम किस तरह करना है, वो आपका एल्गोरिथम में आ जाता है। ठीक है ना। अब जो हमारे इस कोर्स का मकसद क्या है, हमारे इस कोर्स का मकसद ये है कि हमने ऐसे लॉजिक बनाने हैं, डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए हमने लॉजिक में एफिशिएंटली डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए ऐसा एक प्रोग्राम बनाना है जो हमारा कह लें कि एक वेल ओरिएंटेड प्रोग्राम हो, जिसमें हमारा सारा डाटा अरेंज पड़ा हो, हमें हमारी मेन मेमोरी को मसला ना हो उस डाटा को एक्सेस करने में, और हमारा जो लॉजिक हो वो अच्छे से अच्छा लॉजिक हो, कम से कम नंबर ऑफ लाइंस का लॉजिक हो। तो अब हमें यहाँ पे ये भी समझ आ गया तो कि एल्गोरिथम क्या होता है। मैं यहाँ पे लिख लें सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू सोल्व स्पेसिफिक
प्रॉब्लम। तो ये हमारा आ जाता है डेटा स्ट्रक्चर्स और सिमिलरली डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। तो ये तो हमारा सिंपल सा डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम की एग्जांपल आ गई। अब अगर मैं इसको आगे लेके चलूं, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम से समझ आ गया। अब इससे पहले कि हम क्या लेते हैं अपनी जो कोर्स को बकायदा शुरू करें और इसके ये जो स्टेप बाय स्टेप, अच्छा मैं यहाँ पे एक बात बताऊँ, मैं ना किसी भी टॉपिक को ना मैं ये एज अ प्लेसमेंट कोर्स बना रहा हूँ, तो मैं ना ये नहीं करूँगा कि मैं एक कोर्स पे एक टॉपिक पे मैं स्टार्ट कर दिया है तो उस टॉपिक पे मैं ही लगा रहा हूँ कि एक ही टॉपिक पे मैं चिपका रहा हूँ, मैं उस पे वीडियो कंटेंट बनाई जा रहा हूँ, बनाई जा रहा हूँ, बनाई जा रहा हूँ। तो मैंने क्या पूरा आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम समझाना है। तो मैं जहाँ जिस जो टॉपिक इम्पोर्टेंट होगा वो मैं आपको लाजमी समझाऊंगा और बिल्कुल सही समझाऊंगा। लेकिन जो इम्पोर्टेंट नहीं होंगे वो मैं आपको समझाऊंगा तो सही, लेकिन उसमें हम इतना डीप डाइव नहीं करेंगे। अब अगर हम अपने जो कोर्स को बाकायदा आगाज़ करने से पहले अगर हम देखें तो कुछ चीज़ों को हम देख लेते हैं अपने कोर्स को शुरू करने से पहले, जिनमें हमारे पास अगर बात करें तो आ जाता है डेटाबेस, आ जाता है कुछ टर्मिनोलॉजीज़ है हमारे पास। जैसे कि पहली टर्मिनोलॉजी हमारे पास है डेटाबेस। इनका हमारे कोर्स में तो कोई बेसिक काम नहीं है कि अगर आप हम ये कहें कि ये हमारे कोर्स में क्या ये चीज़ें डेटाबेस यूज़ हो रही है, या ये सेकंड टर्मिनोलॉजी जो हमारे पास है डेटा वेयर हाउस, क्या ये हमारे यूज़ होगा? नहीं, ये यूज़ नहीं होगा। लेकिन इन टर्मिनोलॉजीज़ को मैं इस कोर्स के बीच में यूज़ करूँगा कि मैं आपको कहूँगा कि डेटाबेस हम बनाते हैं, इस तरह इन टर्मिनोलॉजीज़ को यूज़ करूँगा तो आपको पता होना चाहिए कि ये टर्मिनोलॉजीज़ क्या हैं और इन टर्मिनोलॉजीज़ का क्या काम है। तो इसलिए ये मैं आपको एक बार, चूँकि कोर्स स्टार्ट करने से पहले कोर्स की टर्मिनोलॉजीज़ का पता होना लाज़मी है। तो ये उसके बाद हम एक बिग डाटा का हमारे पास टर्मिनोलॉजी है। तो ये 3 टर्मिनोलॉजी हैं और ये 3 टर्मिनोलॉजीज़ क्या होती हैं इसको हम अब डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली अगर हम डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो डेटा स्ट्रक्चर में हमारे पास जो या अगर हम डिस्कस करें तो हमने कहा था कि वे टू अरेंज डेटा सो डेट दे कैन बी यूज एफिशिएंटली इन द मेन मेमोरी। तो हमने यहाँ पे मेन मेमोरी का वर्ड यूज़ किया था। तो मेन मेमोरी क्या होती है? मेन मेमोरी बेसिकली हमारे पास रैम आती है। तो हम कह रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर में हमारे पास डेटा जो है जब तक हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है कि कंपाइल हो रहा है, कंपाइल होगा तो वो रैम के अंदर हमारा स्टोर होगा। जैसे ही हमारा प्रोग्राम रन होके ख़त्म हुआ तो रैम से हमारा डाटा भी रिमूव हो गया। तो अगर वट इफ के अगर मैं अपने डाटा को परमानेंटली स्टोर करना चाह रहा हूँ तो मैं उसको रैम में तो स्टोर नहीं कर सकता। तो मैं उसको किधर स्टोर करूँगा? मैं अपने डाटा को स्टोर करूँगा एचडीडी में, डेटाबेस के अंदर जो मेरे पे हार्ड ड्राइव है उसके अंदर स्टोर करूँगा। तो बेसिकली जो मेरी, तो अब यहाँ पे हम एक और चीज़ को भी देख सकते हैं कि जैसा कि हमने कहा कि डेटा स्ट्रक्चर और फिर डेटाबेस में क्या फ़र्क आ गया कि अगर ये हमारी एचडीडी में स्टोर हो रहा है तो एक फ़र्क तो हमारे पास ये आ गया कि डेटा स्ट्रक्चर में हमारा जो डाटा होता है वो हमारी मेन मेमोरी में स्टोर हो रहा होता है। इसकी मिसाल आप ऐसे ले सकते हैं कि जैसे हमारे पास क्रोम का ब्राउज़र है। तो क्रोम के ब्राउज़र आपके जैसे ही मेमोरी ज़्यादा खाना मेन मेमोरी रैम को ज़्यादा यूटिलाइज़ करने लग जाएगा, तो उसके साथ जो उसके कंपटीटर्स हैं लाइक एज हो गया या दूसरे ब्राउज़र्स हो गए, फायरफॉक्स हो गया, दूसरे ब्राउज़र हैं सफारी वगैरह, वो दस्ती फ़ौरन ना वो डेटा स्ट्रक्चर्स को यूज़ करते हुए एफिशिएंटली यूज़ करेंगे। किसके निस्बत? क्रोम की निस्बत ज़्यादा एफिशिएंटली वो डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे ताकि उनका ब्राउज़र कम रैम खा सके और वो क्रोम की जगह लेने आ जाएंगे। तो डेटा स्ट्रक्चर आपका जब डेटा अरेंज होगा तो रैम भी कम यूटिलाइज होगी, तो फिर आपका प्रोग्राम भी एफिशिएंटली रन होगा। तो डेटाबेस आपका तब यूज़ होता है कि जब आप अपने डाटा को परमानेंट स्टोरेज से रिट्राइव करना चाह रहे हो, अपडेट करना चाह रहे हो और आप उसको यूज़ करना चाह रहे हो। अब ये हमारा इसमें छोटा डिफरेंस है। अब अगर हम डेटा वेयर हाउस की तरफ चलते हैं तो डेटा वेयर हाउस में क्या फ़र्क है? अब अगर मैं यहाँ पे डेटा वेयर हाउस को लेके चलें तो डेटा वेयर हाउस क्या होता है? डेटा वेयर हाउस आपका होता है कि आपका जो लेगेसी डेटा होता है उसको मैनेज करने के लिए डेटा वेयर हाउस को आप यूज़ करते हैं। अब आप कहेंगे लेगेसी डेटा क्या होता है?
तो फॉर एग्जांपल अगर हम लेके चलते हैं, मैं अगर आपको फेसबुक की मिसाल दूं, तो फेसबुक के अंदर दो तरह का हमारा डाटा स्टोर कर रहा होता है फेसबुक। एक हमारा फेसबुक डाटा स्टोर कर रहा होता है जिसमें हम कह लें कि अगर यहाँ पे हमारे पास फेसबुक है, कि ये हमारी फेसबुक है, और ये फेसबुक हमारे दो तरह का डाटा स्टोर करती है। पहला डाटा हमारा जो स्टोर करती है, इसमें आप हमारा यूज़र नेम आ जाता है, या फिर जो यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह रहता है। दूसरी हमारी प्रोफाइल से रिलेटेड हमारी जो डाटा है वो स्टोर कर रही है। और फिर ये हमारा जो दूसरा डाटा स्टोर कर रही होती है, वो हमारा फेसबुक दूसरा डाटा हमारा स्टोर कर रहा होगा कि मेरे किसी दोस्त ने मुझे मेरी बर्थडे में विश किया था, और यहाँ मेरी कोई पिक्चर जो मैंने 3 साल पहले अपलोड की थी, ये भी फेसबुक के पास सेव है। फेसबुक के डेटाबेस में फेसबुक के जो पीछे सर्वर्स हैं उनके अंदर ये दोनों डाटा स्टोर्स हैं, मेरे यूजर नेम भी स्टोर है और ये दोनों डाटा भी स्टोर है। अब जो मेरा ये वाला डाटा है कि मेरे दोस्त ने मुझे मेरी 3 साल पहले मेरे एक दोस्त ने मुझे बर्थडे में विश किया था, यह मेरी 4 साल पुरानी कोई तस्वीर है। अब अगर फेसबुक मेरे दोनों डाटा को साथ साथ रखे, मेरे यूज़र नेम वगैरह हो गया या मेरे इस डाटा को साथ साथ रखे, तो ये मेरा उसको एक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, उसको क्या लेते हैं, एक काफ़ी बड़ा डाटा हो जाएगा, उसमें इसके डाटा स्ट्रक्चर को मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा ये, अब जो यूज़र नेम में मेरा, ये मेरा वो डाटा है जो मेरे मेन है, जो मेरे फेसबुक ने मेन सिस्टम पे रखा होगा। लेकिन मेरा जो फेसबुक है वो मेरा ये वाला डाटा कि मेरे दोस्त ने मुझे कितनी दफ़ा विश किया था, वो मेन सिस्टम के साथ नहीं रखना चाहेगा, क्योंकि ये डाटा है, ये 10 साल पुराना डाटा है, ये फेसबुक यूज़ करेगा एनालिसिस के लिए, लेकिन इसका मेन सिस्टम से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका फेसबुक के मेन सिस्टम से कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए फेसबुक जो मेरा ये वाला डाटा नंबर 2 है, इसको जो फेसबुक ये एक अलहदा जगह पे रखेगा, इसको फेसबुक इस डाटा के साथ नहीं रखेगा, इसको फेसबुक अलहदा रखेगा। और जब वो इस डाटा को फेसबुक अलहदा रखेगा, तो इसको वो रखेगा, ये बहुत बड़ा डाटा होगा तो इसको डाटा वेयर हाउसेज में रखेगा। तो ये हमारा आ गया डाटा वेयर हाउस। अब जाहिर है कि आपको इस चीज़ का इतना कोई डीप डाइव इसमें करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपको इन टर्मिनोलॉजीज़ का पता होना ज़रूरी भी है। अब अगर हम बात करें बिग डाटा की, तो बिग डाटा हमारे पास क्या आ जाता है, तो बिग डाटा भी एक टर्मिनोलॉजी है, इसका भी आपको इतना डीप डाइव करने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ हमें इस बिग डाटा, डाटा वेयरहाउस और डाटाबेस का पता होना चाहिए। तो अब बिग डाटा क्या है? अब मान लो कि मैं एक सर्च इंजन बना रहा हूँ और उस सर्च इंजन में मैंने मेरे पास एक बड़ा डाटा पड़ा हुआ है कि अगर हम फेसबुक में अपने क्रोम में कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो हमारे पास मिलियंस ऑफ सर्च में हमारा डाटा पड़ा होता है। अब उस पूरे डाटा में से किसी चीज़ को सर्च करना वो एक्सेल में तो नहीं हो सकेगा विद लिमिटेड मेमोरी, कि मेरे पास एक सर्च इंजन है मेरे पास, कि मैं यहाँ पे अगर उसमें से मैं कोई चीज़ सर्च करना चाह रहा हूँ तो वो मैं एक्सेल पे तो नहीं कर सकता। उसके लिए मुझे चाहिए डिफरेंट टाइप्स के कुछ हाई लेवल के एल्गोरिथम्स चाहिए। तो उनको बिग डाटा कहते हैं, कि जहाँ पे हमारे पास एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा के बीच में से हमने कोई चीज़ सर्च करनी हो, तो वो हमारा बिग डाटा आ जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको कंप्लीट कर दूँ तो ये हमारा सर्च इंजन आ जाता है। तो आपको इन तीनों टर्मिनोलॉजीज़ का पता चल चुका होगा कि बिग डाटा क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है और डाटा वेयर हाउस क्या होता है। हाँ, इनमें अभी इतना कोई डीप डाइव करने की ज़रूरत नहीं है, बस टर्मिनोलॉजीज़ का पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि हमारे जो मेमोरी लेआउट, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम में हमारे मेमोरी लेआउट किस तरह यूज़ हो रही थी। अगर मैं यहाँ पे अगर सी की एग्जांपल लूँ, क्योंकि सी की जो मेमोरी लेआउट है वो बहुत ज़्यादा क्लियर पिक्चर हमारे सामने शो हो रही होती है, तो मैं यहाँ पे अगर सी की मिसाल लूँ और सी को लेके हम चलते हैं, तो हम देखते हैं हमारी डेटा जो मेमोरी लेआउट है ऑफ सी वो क्या है और वो किस तरह यूज़ हो रहा है। तो हम देखते हैं उसको। तो जो हमारा सी के अंदर मेमोरी लेआउट होता है वो कुछ इस तरह का होता है कि ये हमारी रैम है। अब अगर आप में से हर किसी के पास पीसी होगा, ऑब्वियसली बात है, आपके पास कोई डिवाइस है तो आप क्या लेते हैं, ये वीडियो देख रहे हैं ना,
तो उसके अंदर आपकी रैम भी होगी। रैम क्या होगी? हमारी मेन मेमोरी होगी। तो ये हमारी रैम है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये अब हर किसी के कंप्यूटर में डिफरेंट होती है। किसी के 2 GB है, किसी के 8 GB है, किसी के 4 GB है, किसी के 16, अमूमन 8 होती है। तो ये हमारी गर्ज है कि ये हमारी रैम है या मेन मेमोरी है या रैंडम एक्सेस मेमोरी है। तो जब भी मैं मेन मेमोरी का जिक्र करूंगा उसका मतलब होगा कि ये रैम की मैं बात कर रहा हूँ। तो मेमोरी लेआउट यानी कि रैम के अंदर हमारी मेमोरी किस तरह यूटिलाइज हो रही होती है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई कोड वगैरह लिखा है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट मेन वगैरह। मैंने यहाँ पे कुछ कुछ भी कोड लिखा है, मैं यहाँ पे एक इंट मेन मैंने लिखा। इस इंट मेन के अंदर मैंने एक फंक्शन कॉल किया fun1, और उसके बाद इस fun1 के अंदर अगर हम लेके चलें, fun1 के फंक्शन के अंदर मैंने एक और फंक्शन कॉल कर लिया fun2 का, नेस्टेड फंक्शन जिसे आप कह लें। तो अब हमारी मेमोरी किससे यूटिलाइज होगी? सबसे पहले हमारा जो ये सारा कोड होगा ना, ये हमारी मेमोरी के अंदर इसके लिए एक ब्लॉक एलोकेट होगा। हमारी मेमोरी के अंदर इस कोड के लिए एक ब्लॉक एलोकेट होगा जिसको हम कहेंगे कोड सेगमेंट। तो अब इस कोड सेगमेंट के ब्लॉक के अंदर हमारा सारा कोड जो होगा वो एक बार आके स्टोर हो जाएगा। तो अब मैं इसको अगर आगे लेके चलूँ, उसके बाद जो हमारे पास दूसरा ब्लॉक जो हमारी मेमोरी के अंदर हमारे प्रोग्राम के लिए क्रिएट होगा, वो हमारा जो होगा स्टैटिक एंड ग्लोबल वेरिएबल्स के लिए। अब ये स्टैटिक एंड ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये अभी हमारी जो कोर्स का वीडियो का हिस्सा नहीं है। तो आप इतना समझ लें बस कि जो तुम्हारे पास दूसरा जो मेमोरी के अंदर जो दूसरा हिस्सा जो हमारे कोड के लिए एलोकेट हो रहा है वो हमारा हो रहा है स्टैटिक एंड ग्लोबल वेरिएबल्स का। स्टैटिक एंड ग्लोबल वेरिएबल्स। और इसके बाद हमारे पास एक हीप का स्टैक ब्लॉक बनेगा और एक स्टैक का। तो ये हमारे पास आ गया हीप आ गया और ये हमारे पास स्टैक आ गया। अब ये स्टैक क्या होता है? स्टैक हमारे पास बेसिकली होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ इंट आई इंट जे इज इक्वल टू 0 इंट कुछ भी, तो वो मेरे स्टैक में आकर स्टोर होता जाएगा। जब हमने C++ में कोडिंग की थी या सी में की थी तभी हमने स्टैक और हीप को डिस्कस किया था। अब स्टैक के अंदर हमारा कोड किस तरह सेव हो रहा होता है वो हम देखते हैं। अब स्टैक के अंदर सबसे पहले मेरा स्टैक के अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, स्टैक मेरा एम्प्टी है। मैंने इंट मेन कॉल किया तो इंट मेन के मेरा जो ये इंट मेन वाला ब्लॉक है जो कि मेरा ये ब्लॉक है, ये इसके लिए यहाँ पे मेमोरी एलोकेट होगी, इसका यहाँ पे एक ब्लॉक बन गया। मैं इसके लिए कलर चेंज करता हूँ। तो जब मैंने इंट मेन को कॉल किया तो मेरे इंट मेन का फंक्शन रन हुआ, तो इंट मेन के फंक्शन के लिए मेरा यहाँ पे एक ब्लॉक क्रिएट हो गया। इसके अंदर मेरा इंट मेन का फंक्शन है और उसके बाद जैसे ही मेरा ये इंट मेन के अंदर 1 बाय 1 कॉल होता हुआ आया और जैसे ही ये इस लाइन पे पहुंचा तो अभी मेरा इंट मेन का फंक्शन रन हो रहा है, अभी वो बंद नहीं हुआ, अभी वो रन हो रहा है। लेकिन उसके बीच में एक और फंक्शन आ गया fun1 का। तो अभी इंट मेन का फंक्शन चल रहा है और उसके साथ साथ मेरा एक और मेमोरी एलोकेट होगी एक और ब्लॉक में स्टैक के अंदर, वो मेरी होगी fun1 को। तो अब मेरा दूसरा ब्लॉक fun1 का है, वो भी क्रिएट हो गया fun1 का। और fun1 का एक कौन सा ब्लॉक है? ये वाला ब्लॉक है। तो fun1 चला और जैसे fun1 भी अभी कंटिन्यूस चल रहा है, अभी वो भी ख़त्म नहीं हुआ, उसके बीच में fun2 कॉल हो गया। तो सिमिलरली यहाँ पे fun2 का एक ब्लॉक क्रिएट हो गया
और उसके अंदर फंक्शन 2 आ गया। अब जैसे ही मेरा फंक्शन 2 कंप्लीट हुआ कि ये मेरा फंक्शन 2 है और इसमें रिटर्न आया कि इंट फंक्शन 2 है कि इंटीजर रिटर्न टाइप इसकी इंट है, तो ये कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो जैसे इसने रिटर्न किया, इसने कोई वैल्यू रिटर्न की, ये यहाँ पे टर्मिनेट हुआ, मेरा ये वाला फंक्शन ख़त्म हुआ। तो साथ ही क्या होगा, साथ ही ये होगा कि मेरा इस प्रोग्राम के स्टैक के अंदर से ये वाला ब्लॉक खाली हो जाएगा कि जैसे ही मेरा फंक्शन ख़त्म हुआ, रिटर्न 0 आया या रिटर्न कुछ भी आया, कोई वैल्यू रिटर्न आ गई, फंक्शन ख़त्म हो गया, तो मेरा ये वाला ब्लॉक भी क्लियर हो गया। अब उसकी वैल्यू फंक्शन 2 में आई, इस जगह पे आई, ये मेमोरी से ख़त्म हो गया, ख़त्म होकर यहाँ पे वैल्यू आई। यहाँ पे जो प्रोसेस था, वॉइड का फंक्शन रन हुआ, जो भी प्रोसेस था वो प्रोसेस हुआ। उसके बाद मेरा ये वाला फंक्शन भी कंप्लीट हो गया। अब जैसे ही मेरा ये वाला फंक्शन कंप्लीट हुआ, तो मेरे स्टैक में से ये वाली मेमोरी की स्पेस भी एम्प्टी होगी, खाली होगी। अभी कब कब खाली हो रही है, तब खाली हो रही है जब मेरा फंक्शन ख़त्म हो रहा है, रिटर्न कर रहा है, यहाँ एंड हो रहा है फंक्शन। जैसे ही फंक्शन स्टार्ट होता है तो मेमोरी एलोकेट हो जाती है स्टैक में, और जैसी मेमोरी ख़त्म फंक्शन ख़त्म होता है तो मेमोरी डी एलोकेट हो जाती है। इसी तरह इंट मेन में जब प्रोग्राम मेरा ख़त्म हुआ तो मेरी रैम के अंदर से यहाँ से ये वाला डाटा भी रिमूव हो गया। ये तो मेरी स्टैक आ गया। अब मेरे हीप में क्या होता है, हीप में हम अपने डाटा को जो भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, कोई भी मेमोरी एलोकेट कर रहे होते हैं, वो पॉइंटर्स के थ्रू कर रहे होते हैं। इसमें हम न्यू ऑपरेटर को C++ पे अगर यूज़ कर रहे हैं तो न्यू ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, या डिलीट ऑपरेटर यूज़ करते हुए मेमोरी एलोकेट करते हैं और डी एलोकेट करते हैं। तो अब इसमें क्या होता है हमारे हीप के अंदर कि मैंने फंक्शन रन किया, इंट मेन का फंक्शन रन किया, और इसी फंक्शन के बीच में जहाँ पे मुझे यहाँ पे एक मेमोरी एलोकेट होगी, इसके अंदर मुझे एक मेमोरी एलोकेट होगी। और वो मेमोरी कैसे एलोकेट होगी, वो मेमोरी अगर मैं C++ की लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ तो न्यू ऑपरेटर के थ्रू यूज़ होगी। इसी तरह हर लैंग्वेज के डिफरेंट ऑपरेटर के थ्रू, पॉइंटर के रेफरेंस ऑपरेटर के थ्रू हम ये मेमोरी एलोकेट करवाएंगे। और इससे पहले कि हमारा फंक्शन, जब अगर हम स्टैक की बात करते थे, जैसे हमारा फंक्शन ख़त्म होता था तो हमारी मेमोरी डी एलोकेट हो जाती थी। इसमें हम फंक्शन ख़त्म होने से पहले भी मेमोरी डी एलोकेट करवा सकते हैं। तो ये हमारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के जो आपको पता होने चाहिए कोर्स स्टार्ट करने से पहले। और इसमें लाजमी ये भी नहीं कि आप C++ के, मैं बज़ाहिर ये कोर्स सी में या C++ में करवा रहा हूँ, लेकिन अगर आप जावा भी करते हैं या पाइथन भी करते हैं तो आपको जो मेन कोर कॉन्सेप्ट है वो सेम ही है। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम का जो कोर कॉन्सेप्ट है वो सेम ही है, वो आपको समझ आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम की समझ आई होगी। आने वाली वीडियोस में हम इसको आगे लेके बढ़ेंगे और डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, जिसमें हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।